वॉयेजर 1 नासा द्वारा 5 सितंबर 1977 को सूर्य के हेलियोस्फीयर से परे बाहरी सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए वॉयेजर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष जांच है। इसे इसके जुड़वा वॉयेजर 2 के 16 दिन बाद लॉन्च किया गया था। यह नियमित कमांड प्राप्त करने और पृथ्वी पर डेटा संचारित करने के लिए नासा डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से संचार करता है। वास्तविक समय दूरी और वेग डेटा नासा और JPL द्वारा प्रदान किया जाता है। जून 2024 तक पृथ्वी से 24.3 बिलियन किमी की दूरी पर यह पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है। जांच ने बृहस्पति, शनि और शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की उड़ान भरी। नासा के पास प्लूटो या टाइटन फ्लाईबाय में से किसी एक का विकल्प था। चंद्रमा की खोज को प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह ज्ञात था कि इसमें पर्याप्त वातावरण था। वॉयेजर 1 ने 2 गैस दिग्गजों के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र और छल्लों का अध्ययन किया और यह उनके चंद्रमाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करने वाला पहला जांच था। वॉयेजर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और इसके सहयोगी यान वॉयेजर 2 की तरह अंतरिक्ष यान का विस्तारित मिशन बाहरी हेलियोस्फीयर के क्षेत्रों और सीमाओं का पता लगाना और उनका अध्ययन करना और अंतरतारकीय माध्यम की खोज शुरू करना है। वॉयेजर 1 ने हेलियोपोस को पार किया और 25 अगस्त 2012 को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। 2 साल बाद वॉयेजर 1 को सूर्य से कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन की तीसरी लहर का अनुभव होना शुरू हुआ, जो कम से कम 15 दिसंबर 2014 तक जारी रहा, जिससे ये पुष्टि हुई कि जांच अंतरतारकीय अंतरिक्ष में है। 2017 में वॉयेजर टीम ने 1980 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यान KTCM थरस्टर्स को सफलतापूर्वक निकाल दिया, जिससे मिशन को 2 से 3 साल तक बढ़ाया जा सका। उम्मीद है कि वॉयेजर 1 का विस्तारित मिशन कम से कम 2025 तक विज्ञान डेटा लौटाता रहेगा, जिसका अधिकतम जीवन काल 2030 तक होगा। इसके रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर 2036 तक इंजीनियरिंग डेटा वापस करने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति की आपूर्ति कर सकते हैं। मिशन पृष्ठभूमि 1960 के दशक में बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक ग्रैंड टूर के प्रस्ताव के कारण नासा को 1970 के दशक की शुरुआत में एक मिशन पर काम शुरू करना पड़ा। पायनियर 10 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र की गई जानकारी से इंजीनियरों को बृहस्पति के चारों ओर तीव्र विकिरण से बेहतर ढंग से निपटने के लिए वॉयेजर को डिजाइन करने में मदद मिली। फिर भी लॉन्च से कुछ समय पहले विकिरण परिरक्षण में सुधार के लिए रसोई ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी की स्ट्रिप्स को कुछ केबलों पर लगाया गया था। प्रारंभ में वॉयेजर 1 को मैरिनर कार्यक्रम के मैरिनर 11 के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। बजट में कटौती के कारण मिशन को बृहस्पति और शनि की उड़ान तक सीमित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर मैरिनर बृहस्पति शनि जांच कर दिया गया। जब जांच डिजाइन मैरिनर मिशन से काफी भिन्न होने लगा तो नाम बदलकर वॉयेजर कर दिया गया। वॉयेजर 1 का निर्माण जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। इसमें 16 हाइड्राजीन थरस्टर्स, 3 अक्ष स्थिरीकरण जायरोस्कोप और जांच के रेडियो एंटीना को पृथ्वी की ओर रखने के लिए संदर्भ उपकरण है। सामूहिक रूप से ये उपकरण अधिकांश उपकरणों की अनावश्यक इकाइयों और 8 बैकअप थरस्टर्स के साथ साथ एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सबसिस्टम का हिस्सा है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते समय ग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए 11 वैज्ञानिक उपकरण भी शामिल थे। संचार तंत्र वॉयेजर 1 की रेडियो संचार प्रणाली को सौर मंडल की सीमा तक और उससे आगे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें पृथ्वी पर 3 डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशनों के माध्यम से रेडियो तरंगे भेजने और प्राप्त करने के लिए 12 फीट व्यास वाला उच्च लाभ वाला कैसेग्रेन एंटीना है। अंतरिक्ष यान आमतौर पर 2.3 गीगाहर्ट्ज या 8.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग करके डीप स्पेस नेटवर्क चैनल 18 पर पृथ्वी पर डेटा प्रसारित करता है, जबकि पृथ्वी से वॉयेजर तक सिग्नल 2.1 गीगाहर्ट्ज पर प्रसारित होते हैं। जब वॉयेजर 1 पृथ्वी के साथ संचार करने में असमर्थ होता है तो इसका डिजिटल टेप रिकॉर्डर बाद में प्रसारण के लिए लगभग 67 मेगाबाइट डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। 2023 तक वॉयेजर 1 से सिग्नलों को पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे से अधिक का समय लगता है। पावर वॉयेजर 1 में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हैं जो एक बूम पर लगे हैं। प्रत्येक MHWRTG में 24 दबाए गए प्लूटोनियम 238 ऑक्साइड गोले होते हैं। लॉन्च के समय RTG ने लगभग 470 वॉट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की, शेष को अपशिष्ट ताप के रूप में नष्ट कर दिया गया। ईंधन के 87.7 साल के आधे जीवन और थर्मोपल के क्षरण के कारण समय के साथ RTG का बिजली उत्पादन कम हो जाता है।
लेकिन वे कम से कम 2025 तक इसके कुछ संचालन का समर्थन करना जारी रखेंगे। कंप्यूटर वॉयेजर के अन्य उपकरणों के विपरीत दृश्य प्रकाश के लिए कैमरों का संचालन स्वायत्त नहीं है, बल्कि डिजिटल कंप्यूटरों में से एक फ्लाइट डेटा सबसिस्टम में निहित इमेजिंग पैरामीटर तालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1990 के दशक से अधिकांश अंतरिक्ष जांच पूरी तरह से स्वायत्त कैमरों से सुसज्जित है। कंप्यूटर कमांड सबसिस्टम कैमरों को नियंत्रित करता है। CCS में निश्चित कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे कमांड डिकोडिंग, फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट करेक्शन रूटीन, एंटीना पॉइंटिंग रूटीन और अंतरिक्ष यान अनुक्रमण रूटीन। ये कंप्यूटर उस कंप्यूटर का उन्नत संस्करण है जिसका उपयोग 1970 के दशक के वाइकिंग ऑर्बिटर्स में किया गया था।